हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिकल केमिस्ट्री का जो फिफ्थ यूनिट है केमिकल काइनेटिक्स या रासायनिक बल गतिकी उसका फोर्थ पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके लास्ट पार्ट में यानी कि थर्ड पार्ट में हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती हैं, उनके लिए रेट इक्वेशंस वगैरह क्या हैं, सारे फैक्टर्स, हाफ लाइफ पीरियड और सारी रिलेटेड चीजें हमने डिस्कस की थी। अब उन्हीं को रिवाइज करके और थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट्स, अभिक्रिया दर के क्या सिद्धांत है, किन सिद्धांत के द्वारा हम अभिक्रिया दर को समझा सकते हैं, वो हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि में हमने तीन प्रकार की कोटि डिस्कस की थी। रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर in a reactant if the change in concentration of that reactant produces no effect। यदि उस अभिक्रिया कारक की सांद्रता में परिवर्तन करने पर कोई भी प्रभाव नहीं होता है तो वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इफ डबलिंग द concentration causes the rate to double। यदि अभिक्रिया में क्रिया कारक की सांद्रता दो गुनी कर देने पर अभिक्रिया की दर भी दो गुनी हो जाती है, उसके समानुपाती होती है, तो वो प्रथम कोटि अभिक्रिया होगी। द रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर इफ डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन कॉजेज ए क्वाड्रपल इंक्रीज इन रेट। यानी कि यदि हम क्रिया कारक की सांद्रता दो गुनी कर दें तो उसमें अभिक्रिया की दर चार गुना हो जाती है, तो वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगी, द्वितीय कोटि अभिक्रिया होगी। तो इस तरह से हम इसमें क्लासिफाई कर सकते हैं। इसी तरह से थर्ड ऑर्डर यदि रिएक्शन है तो यदि हम उसमें कंसंट्रेशन डबल कर देंगे तो 2 to the power 3, 3 यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो 8 टाइम्स हो जाती है, 8 गुना बढ़ जाती है, तो वो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होती है। तो ये जनरल समरी है जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के। अब इसमें हम कंपैरिजन करते हैं जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का। उसमें ओवरऑल व्यू क्या है इनका। ये रेट लॉज हैं, ये जीरो ऑर्डर के लिए है, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए है, ये सेकंड ऑर्डर के लिए। या रेट कांस्टेंट है, या एक कॉन्सेंट्रेशन की रिएक्टेंट पर डिपेंडेंट है, या दो कॉन्सेंट्रेशन की रिएक्टेंट पर डिपेंडेंट है। अब यूनिट्स ऑफ के क्या है, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, ये जीरो ऑर्डर के लिए। पर सेकेंड या पर यूनिट टाइम, वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। लीटर पर मोल पर सेकेंड या पर टाइम, ये है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ये इंटीग्रेटेड रेट लॉज इन ए स्ट्रेट लाइन फॉर्म, स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c, उस फॉर्म में यदि हम इंटीग्रेटेड रेट लॉज लें तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए है और ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए है। अब इसमें ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ बनाने पर इसमें ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, इसमें ए टी और टाइम टी के बीच में ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन आती है। लॉग ए टी और टाइम के बीच में यदि स्ट्रेट लाइन आती है तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए है। 1/AT और टाइम टी के बीच में यदि स्ट्रेट लाइन आती है तो इसका मतलब वो जो है वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। और इसमें स्लोप और इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या क्या होगी वो भी दे रखा है। ये स्लोप है, ये इंटरसेप्ट है, तो स्लोप और इंटरसेप्ट की वैल्यूज जो है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में डिफरेंट होती, जो यहाँ पर दे रखा है। अब हाफ लाइफ पीरियड जो है इसमें जो है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के समानुपाती होता है। इसमें हाफ लाइफ पीरियड जो है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, और इसमें जो हाफ लाइफ पीरियड है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन यानी कि A0 इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये ओवरव्यू है जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस का। अब हम आते हैं थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट। थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट यानी कि जो अभिक्रिया की दर है उनको हम किस तरह से समझा सकते हैं। जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें क्या होता है, रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। क्रिया कारक जो है वो उत्पाद में परिवर्तित होता है। अब ये उत्पाद में परिवर्तित कब होगा, जबकि पहले क्रिया कारक में जो पहले से उपस्थित बंध है वो बंध टूटेगा
और वो बंध टूटने के बाद एक नया बंध बनेगा जिससे कि वो उत्पाद में परिवर्तित होता है। तो अब इसमें अभिक्रिया की दर को समझाने के लिए दो सिद्धांत है, एक तो कोलिजन थ्योरी या टक्कर सिद्धांत और एक ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी या संक्रमण अवस्था सिद्धांत। तो पहले हम इसमें लेते हैं कोलिजन थ्योरी क्या है। कोलिजन थ्योरी के द्वारा हम रिएक्शन रेट को किस तरह से समझा सकते हैं। अब कोलिजन थ्योरी में क्या प्रपोज किया गया कि जब हम कोई रिएक्टेंट्स की रिएक्शन करते हैं रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, जब क्रियाकारक उत्पाद में परिवर्तित होता है, तो कोलिजन थ्योरी क्या कहती है कि इस सिद्धांत के अनुसार पहले क्रियाकारक अणुओं के मध्य टक्कर होती है और वो जो टक्कर होती है उसके कारण से उत्पाद में वो परिवर्तन होता है। अब जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में टक्कर हो रही है वो सारी टक्कर प्रभावी नहीं होती है। अब टक्कर जो है वो प्रभावी कब होगी, उसके लिए दो चीजें महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहला तो क्रियाकारक अणुओं के पास एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा होनी चाहिए जिसको दहली ऊर्जा कहते हैं। तो वो यदि ऊर्जा क्रियाकारक अणु के पास होगी तभी वो क्रियाकारक अणु जो है उत्पाद में परिवर्तित होगा, जिसको अभी अभी हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में समझाएंगे। तो जो क्रियाकारक अणु जो आपस में टकरा रहे हैं उनके पास एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा होनी चाहिए और वो ऊर्जा अवरोध पार करके, एक ऊर्जा अवरोध होता है, एनर्जी बैरियर होता है, उस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वह न्यूनतम ऊर्जा जो कि क्रियाकारक अणु के उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक होती है उसको दहली ऊर्जा या थ्रेशहोल्ड एनर्जी के नाम से जाना जाता है। The minimum amount of energy required by reactant molecule to be converted into product, that is known as threshold energy. अब वास्तव में होता क्या है कि जो क्रियाकारक अणु होते हैं उनमें अधिकतर अणुओं की जो ऊर्जा होती है वो इस दहली ऊर्जा से कम होती है। तो अब इनको क्रिया कराने के लिए उनको उच्च ऊर्जा स्तर तक लाना होता है। They have to be brought up to higher energy level। तो वह आवश्यक ऊर्जा जो कि क्रियाकारक अणु को आवश्यक है उत्पाद में परिवर्तित करने के लिए, वो ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी या सक्रियण ऊर्जा के नाम से जानी जाती है। The additional energy required by reactant molecule to be converted into product, that is known as activation energy। और ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है ये दहली ऊर्जा में से जब जो क्रियाकारक अणुओं की औसत ऊर्जा है EA, this is equal to ET minus average kinetic energy। जो अलग अलग अभिक्रियाएं होती हैं उनके लिए सक्रियण ऊर्जा का मान, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू जो है वो अलग अलग होती है और वो जो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू है वो एक्टिवेशन की वैल्यू डिपेंड करती है नेचर ऑफ बॉन्ड पर जो कि उस रिएक्टेंट में प्रेजेंट होता है। यदि इस सक्रियण ऊर्जा का मान ज्यादा है, इफ द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इज हाई, यानी कि उस ऊर्जा अवरोध को पार करने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो उसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कम होगी। जितना सक्रियण ऊर्जा का मान ज्यादा होगा अभिक्रिया की दर उतनी ही कम होगी। और यदि सक्रियण ऊर्जा का मान कम है, यानी कि उस ऊर्जा अवरोध को पार करने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो उसमें जो अभिक्रिया की दर है वो उतनी ही ज्यादा होगी। तो इस तरह से सक्रियण ऊर्जा पर निर्भर करेगा कि अभिक्रिया जो है वो किस दर की होगी और सक्रियण ऊर्जा जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल या रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उसमें बंध किस प्रकार का है उस बंध के नेचर पर डिपेंड करती है। अब रासायनिक अभिक्रियाओं में जब क्रियाकारक अणु टकराते हैं तो अणुओं के बीच में टक्कर प्रभावी होने का पहला कंडीशन तो ये हो गई कि उसमें पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा होनी चाहिए और दूसरा ओरिएंटेशन फैक्टर, वो जो टक्कर है वो टक्कर तभी प्रभावी होगी जबकि उन अणुओं के बीच में टक्कर जो है वो सही दिशा में हो। ओरिएंटेशन ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल शुड बी प्रॉपर, देन ओनली द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल विल बी रिएक्टेंट इनटू द प्रोडक्ट। तो ये दो फैक्टर हैं, एक तो ऊर्जा अवरोध पार करना आवश्यक है
और कोलिजन जो है वो सही दिशा में होना चाहिए। ओरिएंटेशन ऑफ जो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल है वो प्रॉपर होगा तभी रिएक्शन होगी। नॉट ऑल कोलिजन्स आर इफेक्टिव, जो सभी टक्कर होती है क्रियाकारक अणुओं के बीच में वो प्रभावी नहीं होती हैं। ओनली ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन प्रोड्यूसेस ए रिएक्शन, और उसके लिए कंडीशन क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल, उनमें पर्याप्त ऊर्जा होनी चाहिए, और ओरिएंटेशन फैक्टर यानी कि उनके जो टकराने की दिशा है वो सही होनी चाहिए। ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम दे रखा है। एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन या रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। तो ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कब परिवर्तित होगा? जब ये इस ऊर्जा अवरोध को, एनर्जी बैरियर को पास करेगा। तो ये जो न्यूनतम ऊर्जा जो कि क्रियाकारक अणु के पास आवश्यक है, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी कहलाती है, और ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की, और ये जो एडिशनल एनर्जी आवश्यक है ये एक्टिवेशन एनर्जी EA के बराबर कहलाती है। तो जब ये ऊर्जा अवरोध पार होगा तभी वो क्रियाकारक जो है उत्पाद में परिवर्तित होगा। Chemical reaction occurs by breaking the bonds between the atoms of reacting molecule and forming the new bonds in the product molecule. The energy comes from the kinetic energy possessed by the reactant molecule before the collision. और एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी इज द मिनिमम एनर्जी नेसेसरी टू कॉज collision between the reacting molecule. Molecules with kinetic energy greater than activation energy are able to get over the energy barrier and react to give effective collision. Second, molecules colliding with kinetic energy less than EA fail to get over the barrier. The collision between them are unproductive and the molecules simply bounce off one another and the collision will be inactive. तो जब पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा होगी तभी टक्कर प्रभावी होगी, यानी कि उनमें क्रियाकारक अणुओं की टक्कर से उत्पाद में परिवर्तन होगा। यदि ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा से कम है तो उस केस में वो टक्कर प्रभावी नहीं होगी, वो उत्पाद में परिवर्तित नहीं हो पाएंगे। अब एक्टिवेशन एनर्जी एंड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एनर्जी बैरियर टू द रिएक्शन इसमें दे रखा है, ये एनर्जी बैरियर है। तो ये जो टॉप मोस्ट जो पोजीशन है कर्व की, ये कहलाता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या सक्रियत संकुल। तो ये सक्रियत संकुल जो है वो बनता है क्रियाकारक जब उत्पाद में परिवर्तित होता है। तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ये दो फैक्टर्स हैं जो कि डिसाइड करेंगे। द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज ए केमिकल स्पीसीज विद पार्शियली ब्रोकन एंड पार्शियली फॉर्म्ड बॉन्ड। सपोज इसमें A2 प्लस B2 ये क्रिया करके दो मॉलिक्यूल AB के परिवर्तित हो रहा है। तो अब इसमें A2 इस तरह से हम लिख सकते हैं, ये A2 मॉलिक्यूल है और ये B2 मॉलिक्यूल है। ये दो मॉलिक्यूल AB में परिवर्तित होते हैं, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ AB इज कन्वर्टेड। तो अब इसमें पहले सक्रियत संकुल बनता है। उस सक्रियत संकुल में क्या होता है? जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं उनके बीच में इस तरह से पार्शियल बॉन्ड्स होते हैं, आंशिक बंध होता है, नो परफेक्ट बॉन्ड इज प्रेजेंट। तो ये जो स्पीसीज है जिसकी ऊर्जा बहुत अधिक होती है, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या सक्रियत संकुल कहलाता है, जिसमें कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में पार्शियल बॉन्ड होते हैं, आंशिक बंध होते हैं, और फिर ये जा करके उत्पाद में परिवर्तित होता है। इसमें ये दोनों बंध टूट जाते हैं और यहां पर परफेक्ट बॉन्ड बन जाता है और वो उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। अब ओरिएंटेशन फैक्टर। द मॉलिक्यूल मस्ट कोलाइड विद करेक्ट ओरिएंटेशन, जो टकराने की दिशा है वो सही होनी चाहिए। ओनली द मॉलिक्यूल्स विद काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन EA एंड विद करेक्ट ओरिएंटेशन कैन कॉज रिएक्शन। दोनों कंडीशंस होनी चाहिए, पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा होने के साथ साथ ही उसमें टकराने की दिशा भी जब सही होगी तभी वो उत्पाद में परिवर्तित होगा। द करेक्ट ओरिएंटेशन इज दैट which ensures direct contact between the atoms involved in the breaking and forming of bond। यानी कि टकराने की दिशा जो है वो इस तरह की होनी चाहिए जहां पर डायरेक्ट कांटेक्ट जो है वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल में होना चाहिए, जिससे कि वो सही तरह से उत्पाद में परिवर्तित होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर H2 plus I2 it gives HI,
एक मॉलिक्यूल H2 का, एक मॉलिक्यूल I2 का, दो मॉलिक्यूल HI में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है या आयोडीन मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूलर अप्रोच इस तरह से आपस में, ये इस दिशा में मूव कर रहा है, ये इस दिशा में मूव कर रहा है, तो इस तरह से टक्कर होगी और इससे के टक्कर के बाद दो मॉलिक्यूल HI के इसमें बन जाएंगे। अब यदि ये इस दिशा में मूव कर रहा है, ये इस दिशा में मूव कर रहा है और इस तरह से यदि टक्कर होगी, तो उसमें ये जो टक्कर है ये प्रभावी टक्कर नहीं होगी और इसमें उत्पाद जो हमें चाहिए HI उसमें कन्वर्जन नहीं हो पाएगा। तो टकराने की दिशा जो है वो भी सही होनी चाहिए। तो ये रिएक्शन रेट और उससे रिलेटेड सारे फैक्टर्स जो कोलिजन थ्योरी के आधार पर हैं, वो इसमें दे रखा है किस तरह से कोलिजन के आधार पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो निर्धारित की जा सकती है। अब इसमें कुछ ड्रॉबैक्स हैं इस कोलिजन थ्योरी के, टक्कर सिद्धांत के कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ कमियां हैं। वो क्या है? The theory is only applicable to simple gas where the reactant molecules are simple molecule. ये जो थ्योरी है वो केवल गैसीय अणुओं जिसमें कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सिंपल मॉलिक्यूल साधारण अणु के बीच रूप में हो, वहीं पर उन अभिक्रियाओं की दर को इस टक्कर सिद्धांत के द्वारा समझाया जा सकता है। The expression from collision theory only applies to simple bimolecular reactions. जो साधारण द्विअणुक अभिक्रिया हैं, केवल उन्हीं के लिए ये जो है वो काम में आती है। In this theory only kinetic energy of the reactant molecule is considered. इसमें हम जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की एनर्जी कंसीडर करते हैं उसमें केवल काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा को ही हम ध्यान में रखते हैं, बाकी रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी इत्यादि को इसमें इग्नोर कर दिया जाता है, उनका ध्यान नहीं रखा जाता है। It considers all the atoms to be hard sphere. ये माना जाता है कि इसमें जो एटम जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के हैं वो हार्ड स्फीयर की तरह से एक्ट करते हैं और उनका जो स्ट्रक्चर किस प्रकार का है उसको इग्नोर कर दिया जाता है, उसका ध्यान नहीं रखा जाता। तो ये कुछ कोलिजन थ्योरीज की कमी है। तो अब इसके बाद कोलिजन थ्योरी को फिर यहाँ पर समराइज कर रखा है। For a reaction to happen, the particles must have effective collision. Particles must have enough energy and collide at the correct angle. अब इसमें रिएक्शन के लिए पहला तो अणु के बीच में टक्कर होनी चाहिए, दूसरा उनके पास पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा होनी चाहिए और करेक्ट ज्योमेट्री या निश्चित दिशा के साथ वो टकराने चाहिए। ये समराइज कर रखा है कोलिजन थ्योरी को। अब हम सेकंड थ्योरी लेते हैं, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी या संक्रमण अवस्था सिद्धांत। इस संक्रमण अवस्था सिद्धांत में यह कहा जाता है, द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इज फर्स्ट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ट्रांजिशन स्टेट। इसमें जब अभिक्रिया होती है तो अभिक्रिया के दौरान पहले जो क्रियाकारक हैं वो आपस में क्रिया करके एक संक्रमण अवस्था में परिवर्तित होते हैं और वो संक्रमण अवस्था जो है वो इसको हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या सक्रिय संकुल के नाम से भी जान सकते हैं और ये जो है अत्यधिक अस्थायी होता है, हाईली अनस्टेबल होता है और वो बनता कैसे है? बाय पार्शियल बॉन्ड बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। The transition state is formed by loose association or bonding of reactant molecule. जैसे रिएक्टेंट ए बी है और इसमें सपोज सी से क्रिया करके ए सी प्लस बी बन रहा है, तो अब इसमें क्या होगा? पहले ए के साथ बी का आंशिक बंध है और सी का भी आंशिक बंध है। ये दोनों पार्शियल बॉन्ड के रूप में इसमें जुड़े हुए होते हैं और ये ट्रांजिशन स्टेट या सक्रिय संकुल है जिसको नॉर्मली हम विद इन ब्रैकेट शो करते हैं। ब्रैकेट का मतलब ये है कि ये अनस्टेबल होता है, अस्थायी होता है, इसमें पार्शियल बॉन्ड होते हैं और इसकी ऊर्जा जो है वो काफी अधिक होती है। द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज अनस्टेबल, अस्थायी होता है एंड ब्रेक्स इनटू द प्रोडक्ट एट ए डेफिनाइट रेट। ये अस्थायी होता है और ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है वो वापस रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट हो सकती है या प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट हो सकती है। ये ट्रांजिशन स्टेट जब प्राप्त हो रही है तो ट्रांजिशन स्टेट से वापस यहां पर भी हम आ सकते हैं और यहां पर प्रोडक्ट की तरफ भी आ सकते हैं। अब ये जनरल प्रिंसिपल में क्या क्या दे रखा है? एवरी रिएक्शन गोज थ्रू इट्स ओन ट्रांजिशन स्टेट।
प्रत्येक जब अभिक्रिया होती है तो इस अभिक्रिया के दौरान संक्रमण अवस्था बनती है। ऑल रिएक्शंस आर रिवर्सिबल। इसमें ये जो संक्रमण अवस्था बनती है, जैसा बताया, रिवर्सिबल है, वापस वो क्रिया कारक में भी परिवर्तित हो सकता है और क्रिया कारक वापस ट्रांजिशन स्टेट या संक्रमण अवस्था में भी परिवर्तित हो सकता है। Transition state are identical for the individual forward and reverse reaction in an equilibrium reaction. इसमें जो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन होती है उसमें जो ट्रांजिशन स्टेट होता है वो सेम होता है, आइडेंटिकल होता है। इट एड्रेसेस द लिमिटेशंस ऑफ कोलिजन थ्योरी इन एक्सप्लेनिंग केमिकल रिएक्टिविटी। जहां पर कोलिजन थ्योरी जो है उसके द्वारा अभिक्रिया की दर को नहीं समझाया जा सकता, वहां पर हम इस ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के द्वारा अभिक्रिया की दर को समझा सकते हैं। During the transformation of reactant into product, one or more very short-lived chemical species form that resembles reactant or product. अभिक्रिया के दौरान जब क्रिया कारक उत्पाद में परिवर्तित होता है तो उसमें दो या दो से अधिक अल्प आयु स्पीसीज प्राप्त होती हैं, शॉर्ट लिव्ड स्पीसीज आर फॉर्म, और वो या तो रिएक्टेंट से रिजेंबल करती है या फिर प्रोडक्ट से रिजेंबल करती है। These translational species contain partial bond. ये जो स्पीसीज बनती हैं जो कि अत्यधिक अस्थायी होती हैं, उनका आयुकाल बहुत कम होता है, इनमें आंशिक बंध उपस्थित होते हैं और इसको हम ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या सक्रिय संकुल कहते हैं। आप जैसे इसमें ये एग्जांपल दे रखा है, CH3Br OH- के साथ रिएक्ट करके CH3OH और Br- देता है, तो अब इसमें ट्रांजिशन स्टेट क्या होनी चाहिए? CH3, ये Br और ये OH। इसमें ये जो पहले फुल बॉन्ड था, ये फुल बॉन्ड पार्शियल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है और यहां पर कार्बन और OH के बीच में भी पार्शियल बॉन्ड बनता है। तो इस तरह की ट्रांजिशन स्टेट या सक्रिय संकुल बनता है जिसमें आउटगोइंग ग्रुप Br और इनकमिंग ग्रुप OH दोनों अर्धबंधित अवस्था में होते हैं। यहाँ पर ये थ्योरी के बारे में और कुछ एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं। The theory suggests that there are three major factors that determine whether reaction will occur. तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि डिसाइड करेंगे कि अभिक्रिया होगी या नहीं होगी। The concentration of activated complex, जो सक्रिय संकुल बन रहा है उसकी सांद्रता पर। The rate at which the activated complex breaks apart, किस दर के साथ सक्रिय संकुल जो है वो टूट करके वापस जो है उत्पाद या क्रिया कारक में परिवर्तित हो रहा है। Whether it breaks apart to reform the reactant or whether it breaks apart to form a new complex. जो एक सक्रिय संकुल बना है वो टूट करके या उसमें बंध विखंडन हो करके वो वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है या फिर वापस वो दूसरे सक्रिय संकुल में न्यू कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो रहा है, उस पर डिपेंड करता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर A+B दो रिएक्टेंट हैं और ये दो रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट C में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब इस अभिक्रिया की दर को हम किस तरह से देंगे? रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट B। अब A और B जो है वो एक निश्चित दर के साथ क्रिया करके उस सक्रिय संकुल में कन्वर्ट होंगे और ये सक्रिय संकुल एक निश्चित दर में विघटित होकर के और उत्पाद C में परिवर्तित होगा। तो जो सेकंड स्टेप है उसमें जो रेट है उसको हम इस तरह से दे सकते हैं। तो ये है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के बारे में। इसके अनुसार जब क्रिया कारक उत्पाद में परिवर्तित होता है तो इस प्रक्रिया के दौरान पहले सक्रियत संकुल एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है जो कि अत्यधिक अल्प आयु होता है, अत्यधिक क्रियाशील होता है और वो या तो वापस क्रिया कारक में या उत्पाद में परिवर्तित होता है। इसमें कोलिजन थ्योरी और ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के बीच में क्या क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं जो अभी हमने पार्ट डिस्कस किए थे, उसमें बेसिक डिफरेंस क्या है कोलिजन थ्योरी में और ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी में वो दे रखा है। तो इन दोनों सिद्धांत के द्वारा अभिक्रिया की दर किस प्रकार से निर्धारित होती है उसको समझाया जा सकता है। थैंक यू।